अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि इमरान खान कहाँ गया। वेयर इज़ इमरान खान? कोई पता नहीं, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। इंटरनेशनल मीडिया पे अब ये खबर जोर पकड़ रही है। कल इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, अफगान मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया भी इस तरफ मुतवज्जो हो रहा है कि वेयर इज़ इमरान खान, इज़ ही ऑल राइट। साथ में बात करूंगा कल नवाज शरीफ साहब को जो धूप लगवाई गई, फिर पर्चियां पकड़ा दी कि चल बाबा जी तकरीरें कर। नवाज शरीफ को धोखा किसने दिया? सबसे बड़ा धोखा नवाज शरीफ को किसने दिया? नवाज शरीफ साहब खुद भी बूट पॉलिश में महारत रखते हैं, लेकिन इनसे बड़े पॉलिशियां निकला इन्हीं की पार्टी में। उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे थोड़ी सी ये FIA क्या कर रही है, ये जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उनको ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ आखिर में गोजरा में तो हद ही हो गई, अजान से पहले दरूद शरीफ पढ़ने पर भी मुकदमा हो गया। मतलब अब खैर इस पर आगे चल के बात करें। सबसे पहले तो कल रात को से जनाब हुकूमती एहलकार जो हैं वो बता रहे हैं कि जी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्वीटें करवाई जा रही हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक से हैं, खैरियत में। रात को उन्होंने मटन का सालन खाया था, दिन में उन्होंने चिकन खाया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन किसी ने इमरान खान से आज 24वां दिन है मुलाकात नहीं की। एज अ जर्नलिस्ट मेरे जितने जानने वाले हैं सब ने मुझे मैसेज किया, बेहतर लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इमरान खान किधर है। मैं उनको ये जवाब दे दिया कि इमरान खान मेरी इतलात के मुताबिक ठीक हैं और अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी आप 100% श्योर है? मैंने कहा जी आई कैन नॉट बी 100% श्योर बिकॉज देर इज़ नो एक्सेस। खबरें ये दी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको लीगल पेचीदगी बता रहा हूँ कि इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं। वो इस टाइम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नैब कोर्ट में जिधर जिधर केसेस चल रहे हैं, उसलिए उनका यहाँ पर इस टेरिटरी में होना ज़रूरी है। इस तरह बिला इजाज़त उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, कानून इजाज़त नहीं देता। जिस पर मुझसे ये भी सवाल किया गया कि कानून यहाँ पर कौन सा चलता है, जिस पर मैं चुप हो गया। तो जो भी सरकारी अहलकार ये अपीलें कर रहे हैं कि लोग परेशान ना हो, बेसिकली रूमर्स का सामान आप जो आग जो है वो खुद आप लगा रहे हैं, फिर धुआं तो होगा। आज मुलाकात का दिन है, मेरी इत्तलात के मुताबिक सुहेल अफरीदी को आज भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। इमरान खान से मुलाकातें नवंबर के पूरे महीने बंद रहेंगी। एक ख़ास कागज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, वो कल या परसों आ जाए तो उसके बाद जनाबे वाला इमरान खान से मुलाकात पॉसिबल हो सकेगी, उससे पहले नहीं हो सकेगी। इस टाइम इस रजीम के अंडर पाकिस्तान फिस्तायत के नए पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है और रोज़ बरोज़ एक नया रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। कल जो गैदरिंग थी तहरीक इंसाफ की, मुझे उसमें बातें तो बहुत की सुहेल अफरीदी साहब ने, लेकिन जुनैद अकबर साहब इतलात ये मिल रही है कि नाराज़ हो गए। उसमें भी हर टाइम वो नाराज़ ही हुए रहते हैं। वो घर में अकेले हो तो दीवार से भी मेरा ख्याल है लड़ पड़ते होंगे। तो तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खो चुकी है? अडयाला जेल के बाहर देख के ऐसा नहीं लगता। क्या तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी लीडरशिप से मायूस हो रहा है? हो सकता है। क्या इसका कोई नतीजा निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। वो क्या है वो आपको अगले वीलॉग में बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक कि मेरी इतलात के मुताबिक तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उनकी खैर आफियत का पता दिया जाए। बेशक किसी एक बहन को ही जाने दिया जाए, लेकिन उनकी मुलाकात अपने किसी फैमिली मेम्बर से ज़रूर करवाई जाए ताकि उनकी खैर आफियत बाहर आ सके। इमरान खान नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि 1.5 साल चुप करके बैठा रहेगा, तो किसी को टेंशन नहीं होगी। वो एक बड़ा लीडर है, नवाज शरीफ से बड़े कद का लीडर है और लोगों को उसकी फिक्र होती है। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब का अफसरदा चेहरा, पर्चियाँ, 1901 की तकरीरें और बोंगियाँ सुन के कल मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ कि ये बंदा 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, एक जुमला खुद से अदा नहीं कर सकता। कल भी शिकवा कर रहे थे कि उनको भी ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको पता है किस किस के नाम आते हैं? रिटायर्ड तो बाजवा हो गया ना, आप बाजवा की तरफ हिंट कर रहे हैं, सर्विंग भी काफ़ी सारे हैं जिनके नाम आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बात कहनी चाहिए, ट्राई कर ले नवाज शरीफ साहब। असल धोखा नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लाडले तरीन सियासतदान हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनका हर गुनाह माफ़ करती है, हर बार उनको सीने से लगाती है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा सियासी प्रोजेक्ट है, ये बात आप जहन में रखिएगा। नवाज शरीफ को धोखा दिया उनके बेटे भाई ने, छोटे भाई शहबाज शरीफ ने, जो कि इतने बड़े पॉलिशिये थे निकले कि नवाज शरीफ साहब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को धोखा दिया उनकी बेटी ने और उनके एम्बिशन ने। उसकी बेटी इतनी ज़्यादा एम्बिशियस निकली, उसने नवाज शरीफ ने जो अपने लिए असूल बनाए थे सबका गला घोंटा।
पॉलिश की डब्बी उठाई और शुरू हो गई, क्योंकि मैडम मरियम ने खुद बताया था कि वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बड़ा आसान है, उसमें जूते पॉलिश करना चाहते हैं। और फिर आप सब लोगों ने देखा कि उसने जूते पॉलिश किए, एक के नहीं किए, दो के नहीं किए, बथेरों के किए और ढेर सारे पॉलिश किए। तो नवाज शरीफ साहब का जो शिकवा है ना, अब ये कितना एक अलमनाक अंजाम है एक डीलें करने वाले सियासतदान का, जिसने हर जगह पे हर मौके पे आके डील की, जिसने बेटी ने आके फाशिज्म फैलाया, जिसके भाई ने फाशिज्म फैलाया, जिसकी पार्टी झूठ पे बनी है, झूठ बोलती है, इलेक्शन चोरी करके, एक दफा नहीं एक से ज्यादा मरतबा इलेक्शन चोरी करके हुकूमत में है। तो ये अंजाम दूसरे दीगर सियासतदानों के लिए भी काबिल रहम है। बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो इरेलेवेंट हो जाते हैं जब वो दुनिया से चले जाते हैं। कोई ऐसे सियासतदान भी हैं जो जिंदान के पीछे से भी इरेलेवेंट नहीं हो पा रहे, जैसे कि इमरान खान है। लेकिन ये जो मिसाल है नवाज शरीफ की कि यास्मीन राशिद एक जेल में कैद बूढ़ी कैंसर की मरीजा की सीट तुमने छीनी, चोरी की सीट तुमने मिली बात। ये पाकिस्तान का वाहिद हल्का था जहां पर आरओ ने धांधली से, इतनी बड़ी धांधली से इनकार कर दिया और उस आरओ को चपेटे मार के तब्दील किया था कि इसको जिताओ। ये इबरतनाक अंजाम है। इससे तमाम सियासतदानों को इबरत पकड़नी चाहिए कि उसको एक, जैसे वो आपने देखा होगा गली में कि बच्चे धक्का लगा रहे होते हैं आगे कि बाबा यूं करके टुंडा सा पड़ा होता है और वो लेके जा रहे होते हैं, लोग उसको बाबे को पैसे अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है, उसको पैसे दे रहे थे। तो मरियम नवाज कल इसेंशियली उस बाबे टुंडे की तरह नवाज शरीफ को रेडी में डाल के धूप लगवाने के लिए बाहर लेके आई हैं कि ये देखो जी हमारे पास ये हमारा शेर पड़ा हुआ है। उनका वालिद होगा, उनको बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन क्या ही इबरतनाक अंजाम है। इस अंजाम से जितना बाकी सियासतदान सबक सीख सकते हैं सीखे। ये मुकाबला था एक इस्टेब्लिशमेंट के लाडले का वर्सेस अवाम के लाडले का, और अवाम के लाडले ने जेल में होने के बावजूद, तमाम तर सख्तियों के बावजूद बताया कि लीडर ऐसा होता है जो खड़ा हो जाता है, वो लीडर नहीं होता जो जाली प्लेटलेट्स गिरवा कर भागता है मुल्क से या सऊदियों से डील मांग कर भागता है मुल्क से। वो कभी भी लीडर नहीं हुआ जिसको जेल में मच्छर काटते हैं। आगे चलते हैं जनाब। एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तान की एक अजीब सी नज़ारा है कि जो लोग वीज़ा हासिल करते हैं किसी मुल्क का, वहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। ज़्यादातर लेबर क्लास के लोग, ड्राइवर मजदूरी करने के लिए जो जा रहे हैं, उनको ऑफलोड किया जाता है। FIA के एक साहब से रब्ता किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे समझाया कि देखें जी, जो लोग अपने स्टेशन के अलावा, मिसाल के तौर पे पेशावर का बंदा है, इस्लामाबाद से क्यों जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ऑफलोड किया है, ये शक पड़ जाता है। तो मैंने उनसे आगे सवाल किया, मैंने कहा जनाबे वाला, मैं एक दफ़ा कराची से गया था क्योंकि टिकट सस्ता था, यहाँ से इस्लामाबाद से कराची, फिर कराची से आगे जाने का, तो मुझे सस्ता टिकट पड़ रहा था, तो आई वेंट फ्रॉम देयर। मैं जब पढ़ रहा था तो जब मैं UK से वापस आया था तो मैं लंदन में रहने के बावजूद मैं मैनचेस्टर से सस्ता टिकट मिल रहा था, मैं बस में बैठ के मैनचेस्टर गया था, वहाँ से आया था, मुझे तो किसी ने ऑफलोड नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी डेट में, स्पेसिफिक डेट में उन्होंने जाना होता है, फ्लाइट पकड़नी होती है, उससे पहले वो सियालकोट से ले लेंगे, वो मुल्तान से ले लेंगे, वो कहीं से ले लेंगे। ये इसमें इलीगैलिटी कहाँ से? ये आपके शक जो बना है, इसमें इलीगैलिटी कहाँ से? फिर उन्होंने इंसानी स्मगलिंग का बताया। फिर मैंने उनसे सवाल किया, स्मगलिंग रोकना आपका काम है। अगर एक पेशावर का बंदा वो इस्लामाबाद से आएगा, आप लोग ये FIA वाले पेशावर में भी, इस्लामाबाद में, ये कैसे हो सकता है? पेशावर से वो जाएगा तो FIA वाले उस पर शक नहीं करेगा, इस्लामाबाद से जाएगा शक करेगा। आपको मालूम है गरीब लोग जब वीज़ा लगवाते हैं ठीक ठाक खर्चा होता है, एजेंटों से वीज़े खरीदते हैं, लाखों रुपया लगता है, उसके बाद फिर एक महंगा टिकट लेना पड़ता है जिसके लिए कोई माँ अपना जेवर बेचती है, बहन अपना जेवर बेचती है, या अपनी मोटरसाइकिल बेची जाती है, फिर हो जाते हैं। यहाँ पर बेशर्म लोग खड़े हैं, रिश्वत दे दें तो आप क्लियर हो जाते हैं, वरना आपके पास ये स्किल नहीं है, आपने वेबसाइट पे ये रजिस्टर नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। बहुत से नकवी साहब के अंडर हर किस्म के हरबा इस्तेमाल करके ज़िंदगी लोगों की मुश्किल बनाई जा रही है। मुझे अभी तक नहीं मालूम हो सका कि वजह क्या है, माँ सिवाय इसके कि बादशाह सलामत किसी से वादा कर रहे हो और बादशाह से कि यहाँ पर देखें यार ये पाकिस्तानी आते हैं तो हम अच्छे पाकिस्तानी भेजेंगे, तो हम गंदे पाकिस्तानियों को रख लेंगे। इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आती। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, उसको कोशिश करनी चाहिए मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, मैक्सिमम मैन पावर एक्सपोर्ट करें ताकि हम डॉलर ज़्यादा बना सकें। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई कि ये क्या किया जा रहा है, इसके पीछे कोई रैशनल, कोई लॉजिक मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर मुझे कोई मुल्क वीज़ा दे रहा है, उसको तकलीफ नहीं है कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, लाल हूँ, गुलाबी हूँ, तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आप ज़रूर चेक कीजिए, ड्रग्स तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राबैंड तो नहीं है, कोई इलीगल सब्सटेंस तो नहीं है, जाली टिकट तो नहीं है, जाली वीज़ा तो नहीं है, उसके आगे आपका क्या काम है ऑफलोड करने का? तो ये जो नया तमाशा है, चंद दिन में पूरी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी बड़े एंकर ने, किसी न्यूज़ चैनल ने भी इस पर कवरेज नहीं दी। ये एक नया तरीका आया हुआ है, इस पर सोचिएगा कि होता क्यों है। और आखिर में जाते जाते गोजरा में जनाब एक इमाम मस्जिद साहब ने
अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। अब हद ही नहीं होगी वैसे, मतलब दुरूद शरीफ पढ़ना कहाँ का गुनाह है, कहाँ का जुर्म है। मुझे मालूम है उन्होंने कहा होगा यार ये तो क्रेन पार्टी वाला है, वो बड़े दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इसलिए इस पर मुकदमा दर्ज कर लो, इतनी ही अकल होती है इनकी, तो ये इस्तेमाल किए। लेकिन आप ज़रा सोचें कि आप बाकी क्या मैसेज दे रहे हैं। हम लोग तो वैसे रसूल पाक का नाम आता है तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो दुरूद शरीफ पूरा पढ़ते हैं, लाजमी पढ़ते हैं। तो आपको क्या तकलीफ़ है, ये DSP साहब को क्या तकलीफ़ है? वकील साहब बाद में उन्होंने कहा ये जुर्म कहाँ जुर्म है, मुझे वो समझाओ जुर्म किधर है। उन्होंने कहा ये मैं मस्जिद में मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अजान दे रहा हूँ, क्या जुर्म है, मेरे पे मुकदमा करो। तो पाकिस्तान में मैं सुबह ना मैं करना चाह रहा था कैंगरू कोर्ट्स के ऊपर, मैं सर्च कर रहा था कैंगरू कोर्ट्स की इस्तिलाह पहले कहाँ से, कैंगरू का मतलब क्या होता है। तो पाकिस्तान में कैंगरू कोर्ट के बाद ना फुद्दू इदारे आ चुके हैं। अब ये फुद्दू इदारों के ऊपर एक डिटेल व्लॉग करते हैं किसी टाइम पे, क्योंकि अभी मैं ये पूरी डिटेल समझा नहीं सकूंगा कि ये मसला क्या है, आखिर तकलीफ क्या है इसमें। ना FIA वाला ना ये, मुझे कुछ समझ नहीं है, कुछ लॉजिक समझ नहीं है। समझ मुझे ज़रूर आई है कि नवाज शरीफ का जो इबरतनाक अंजाम है उससे सबको डरना चाहिए, सबको ख्याल करना चाहिए, सबको बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।